नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा चल रहा है मौर्य काल। तो मौर्य काल में हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा न्याय प्रशासन हो गया, इनकी सामाजिक स्थिति होगी, इनकी सैन्य प्रशासन हो गया, और इसका पार्ट रहेगा हमारा आज चौथा, मौर्य काल का चौथा पार्ट। और उसमें हम देखेंगे मौर्यों का जो न्याय प्रशासन है, जो मौर्यों की न्याय प्रणाली है। मौर्यों की जो न्याय प्रणाली है कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य मौर्यों की न्याय प्रणाली को कठोर बताता है तथा यहाँ पर कठोर दंड दिया जाता था और जुर्माने की व्यवस्था भी की जाती थी। और मौर्य काल में जो सर्वोच्च मुखिया होता था, न्याय प्रशासन का मुखिया होता था, न्याय प्रशासन का मुखिया सम्राट ही होता था। सम्राट मुख्य न्यायाधीश होता था। तथा यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालयों की जानकारी मिलती है। हम देखेंगे धर्मास्थ्य और कंटक शोधन। कंटक शोधन दो प्रकार के न्यायालय रहते हैं। न्यायालय कितने प्रकार के रहते हैं मौर्य काल में? मुख्य रूप से हम देखेंगे दो प्रकार की। धर्मस्थलीय न्यायालय जिनमें दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती थी, तथा कंटक शोधन में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती थी। तथा यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है एक आदर्शवादी न्याय व्यवस्था थी। तथा मौर्य काल के सम्राटों के द्वारा फिर से महामात्यों के द्वारा किसी अपराधी के साथ न्याय किए जाने के बाद भी फिर से उनकी जांच होती थी, ताकि अगर किसी बेवजह से किसी व्यक्ति को या मानव को जेल में रखा गया है, उस पर कोई अपराध नहीं है, तो फिर से देखा जाए, उसकी जांच की जाए और उसको मुक्त कर दिया जाए। तथा मौर्य काल में हमें एक महामात्य सर्प शब्द का उल्लेख मिलता है, जो गुप्तचर विभाग का प्रधान रहता है। गुप्तचर विभाग का प्रधान रहता है। तथा अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए गूढ़ पुरुष शब्द काम में लिया गया है। फिर से हम देखेंगे यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था हमने देख ली, गुप्तचर महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, तथा गुप्तचर के लिए गूढ़ पुरुष काम में लिया गया। गुप्तचर की दो संस्थाएं होती थी। गुप्तचरों में हम देखेंगे दो प्रकार के होते थे गुप्तचर। एक तो संस्था तथा दूसरा संचारा। यह भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। भ्रमणशील गुप्तचर रहते हैं। यह अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं तथा जनता की गतिविधियां से प्रशासन को अवगत कराते हैं। और संस्थागत जो गुप्तचर रहते हैं, ये केवल एक स्थान पर रहकर ही जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम इनका जो सैन्य प्रशासन है, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन में हम देखेंगे प्लूटार्क द्वारा मौर्यकालीन सेना की संख्या की जानकारी दी गई है। तथा अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जो सेना है इसे चतुरंगनी कहा गया है। यानी कि इसके 4 भाग रहते हैं, जिनमें हम देखेंगे अश्व, रथ, गज, चौथे नंबर पर पैदल, चतुरंगनी सेना थी। लेकिन मैगस्थनीज द्वारा
जो जानकारी दी गई है इंडिका पुस्तक में, उन्होंने 30 सदस्यों के एक नगर प्रशासन की भांति 30 सदस्यों के एक मंडल की जानकारी दी है, जिसमें 6 समितियां रहती हैं। 6 समितियां रहती हैं, 5-5 सदस्यों की थी, जैसे नगर प्रशासन में हमने देखा। यहाँ पर 6 समितियां रहती हैं, 4 तो यही रहेंगी, लेकिन जो 5वीं है वह सेना के लिए यातायात व रसद सामग्री जुटाने के लिए थी। और छठी की हम देखेंगे, छठी में क्या था, नौसेना की जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में नौसेना की जानकारी ये छठी समिति में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक नवाध्यक्ष, मौर्य काल में हम देखेंगे नवाध्यक्ष नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि मौर्य काल में एक शक्तिशाली नौसेना रही होगी। शक्तिशाली नौसेना के होने का अनुमान रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक नवाध्यक्ष की जानकारी मिलती है। तथा मौर्य काल में जो पोत उद्योग है, जहाज उद्योग है, वह अपने चरम पर रहता है। फिर से हम देखेंगे इनका जो मौर्य काल का न्याय प्रशासन है, कौटिल्य के अनुसार कठोर दंड विधान होता था तथा आर्थिक जुर्माने की व्यवस्था की जाती थी। और न्याय प्रशासन में सर्वोच्च मुखिया सम्राट ही रहता था। तथा 2 प्रकार के न्यायालयों की जानकारी मिलती है, एक तो धर्मस्थी है जिसमें दीवानी मुकदमों के फैसले होते थे, दूसरा कंटक शोधन जिसमें फौजदारी मुकदमों के सुनवाई होती थी। महामात्य सर्प शब्द का भी हमें प्रयोग देखने को मिलता है, जो गुप्तचर विभाग का प्रधान रहता था। फिर देखेंगे अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए गूढ़ पुरुष शब्द को काम में लिया गया है। तथा गुप्तचरों की 2 संस्थाएं रहती हैं, 2 प्रकार के गुप्तचर रहते हैं, एक तो संस्था और दूसरा संचारा। संस्था जो एक ही स्थान पर रहकर अपनी जो सूचनाएं हैं उनको साम्राज्य को, जो अपने प्रशासन को देते थे, तथा संचारा जो भ्रमणशील गुप्तचर होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तथा अपने प्रशासन को जनता की गतिविधियों से अवगत करवाते थे। फिर देखेंगे हम मौर्य का जो सैन्य प्रशासन है, प्लूटार्क के द्वारा मौर्य काल की सेना की संख्या को बताया गया था। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन चतुरंगिनी सेना की जानकारी दी गई, जिसमें अश्वरथ, गज व पैदल सेना का हमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखेंगे मेगस्थनी, जिसको हम देखते हैं कि इंडिका पुस्तक लिखी गई, जिसमें 30 सदस्यों के एक मंडल की बात करता है। इसमें 6 समितियां रहती हैं तथा सेना व यातायात व रसद सामग्री पहुंचाने की समिति और एक नौसेना की जानकारी देती है, जिसमें एक नवाध्यक्ष की हमें जानकारी मिलती है, जो मौर्य काल में शक्तिशाली नौसेना होने का उल्लेख करती है। तथा मौर्य काल में पोत उद्योग की भी हमें जानकारी मिलती है, यहाँ से जल पोत बनाए जाते थे तथा जहाज़ों का निर्माण भी अपने चरम पर रहता है। तथा नगर में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का प्रबंध भी होता था। पुलिस कर्मी भी होते थे, जिन्हें रक्षण कहा गया है। जो रक्षण शब्द है यह पुलिस के लिए काम लिया गया है। नगर में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों की हमें विवरण मिलता है तथा इनके लिए पुलिस के लिए रक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे मौर्यों का आर्थिक प्रशासन कैसा रहता है। आर्थिक प्रशासन में हम सबसे पहले देखेंगे राजस्व व्यवस्था। केंद्र के द्वारा, जो केंद्र का राजस्व का मूल स्रोत है, आय का जो मूल स्रोत था, आय का मूल सोर्स जो रहता है वह भूमि कर रहता है।
भूमिकर रहता है। तथा भूमिकर को भाग कहा जाता था, जो किसी से उत्पादन के बदले में लिया जाता था, टैक्स वसूल किया जाता था कृषकों से, उसे कहा जाता था, भाग कहा जाता था। और यह 1/6 वसूल किया जाता था। तथा मौर्य काल में हमें एक विष्टि नामक कर की जानकारी मिलती है। यह एक प्रकार का बेगार या निशुल्क श्रम था जिसका कोई पैसा नहीं दिया जाता था, एक प्रकार की बेगार थी। उसके बाद देखें तो सीता जो राजकीय भूमि से आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। तथा सिंचाई के लिए उद्दक भाग है जो सिंचाई के बदले में लिया जाने वाला कर था, उसे उद्दक भाग कहा जाता था। और सेतु बंद राज्य की ओर से सिंचाई के प्रबंध हेतु लिया जाने वाला जो कर था वो सेतु बंद कहलाता था। तथा प्रणय एक प्रकार का आपातकालीन कर था, आपातकालीन कर रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे कृषक के लिए उपवास शब्द प्रयोग में किया गया है। कृषक के लिए उपवास शब्द का प्रयोग किया गया है। और क्षेत्रक शब्द भूस्वामी के लिए काम में लिया जाता था। तथा यूनानी लेखकों के अनुसार राजा भूस्वामी होता था। लेकिन हम भारतीय इतिहास के अनुसार या भारतीय जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार देखें तो राजा व कृषक जो किसान होता था दोनों ही भूस्वामी होते थे। तथा राज्य में जो आय का मुख्य स्रोत होता था वह भूमि कर ही होता था। इसके बाद हम देखें मौर्य काल में जातक ग्रंथों से 18 प्रकार की श्रेणियों का हमें पता चलता है। 18 प्रकार की श्रेणियों का पता चलता है, जिसमें हम देखते हैं कि श्रेणी का जो प्रधान है मौर्यकालीन श्रेणी न्यायालय का प्रधान रहता है उसे महाश्रेष्ठिन कहा जाता था, जो श्रेणी न्यायालय का प्रधान होता था। तथा मलेंद पन्हो के ग्रंथ में हमें 75 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखें इनका जो व्यापार वाणिज्य है किस प्रकार के चलता था, कौन कौन से बंदरगाह थे, कौन कौन से व्यापारिक नगर रहते हैं, उनमें हम देखेंगे इनके जो व्यापार रहता है। पहले तो हम देखेंगे वंग, जो बंग प्रदेश है, बंगाल का प्रदेश है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ की मलमल, मौर्य काल में यहाँ की मलमल काफ़ी प्रसिद्ध रहती है। तथा कौटिल्य द्वारा चीनी पट शब्द का उल्लेख मिलता है कौटिल्य द्वारा, जिससे पता चलता है कि यह रेशम चीन से भी आयात होता था। चीनी पट की जानकारी हमें कौटिल्य के ग्रंथ से प्राप्त होती है, तथा एक दुकुल नामक वस्त्र की जानकारी मिलती है। दुकुल एक प्रकार का श्वेत व चिकना वस्त्र होता था। और एक क्षौम वस्त्र की भी जानकारी मिलती है, जो एक रेशमी वस्त्र रहता है मौर्य काल में। तो फिर से हम इनको देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे आर्थिक प्रशासन में राजस्व व्यवस्था को देखेंगे, मुख्य स्रोत भूमि कर रहता है तथा यहाँ पर भूमि कर को भाग कहा गया है तथा भाग में यहाँ पर हम देखेंगे 1/6 वसूल किया जाता था। जो भूमि कर है भाग के रूप में 1/6 वसूल किया जाता था तथा विष्टि शब्द, यहाँ पर जो विष्टि शब्द है वह बेगार प्रथा थी, एक प्रकार की निःशुल्क श्रम लिया जाता था मौर्यकालीन जनता से। और सीता राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली जो आय थी उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। और उद्दक भाग, सिंचाई के लिए, सिंचाई के बदले जो कर मौर्य प्रशासन द्वारा वसूल किया जाता था उसे उद्दक भाग कहा गया है तथा सेतु बंद, राज्य की ओर से जो सिंचाई का प्रबंध किया जाता था उसे सेतु बंद कहा गया। परणे जो एक प्रकार का आपातकालीन कर रहता है तथा कृषक के लिए हम देखेंगे मौर्य काल में उपवास शब्द का प्रयोग होता है और भूस्वामी के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता था। यूनानी लेखकों के अनुसार जो राजा है मौर्यकालीन वह भूस्वामी होता था, लेकिन हम भारतीय इतिहास में देखें तो राजा व कृषक दोनों ही भूस्वामी रहते हैं तथा जातक ग्रंथों में हम देखेंगे मौर्य काल में 18 प्रकार की श्रेणियों का हमें उल्लेख मिलता है तथा इन श्रेणियों का जो न्यायालय प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? न्यायालय प्रधान को महाश्रेष्ठिन कहा जाता था। महाश्रेष्ठिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो श्रेणियों का न्यायालय प्रधान रहता है। तथा मौर्य काल में हम देखेंगे बंग का मलमल काफी प्रसिद्ध रहता है तथा एक दुकुल शब्द भी हमें देखने को मिलता है। दुकुल शब्द एक श्वेत व चिकना वस्त्र होता था तथा कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में चीनी पट्ट का उल्लेख किया है जो चीन से आने वाले रेशम की हमें जानकारी देता है तथा कुसुम भी एक रेशमी वस्त्र रहता है। मौर्य काल के व्यापार वाणिज्य को देखें, इनके बंदरगाहों को देखें तो हम इस प्रकार से देखेंगे उस समय के भारत की जानकारी किस प्रकार से था। मान लो ये उस समय का भारत रहेगा, मौर्यकालीन भारत, तथा यहाँ पर पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह रहता है तथा पश्चिम में भृग कच्छ बंदरगाह की जानकारी मिलती है और महाराष्ट्र में यहाँ पर हम देखेंगे एक सोपारा बंदरगाह की जानकारी भी मौर्य काल में हमें मिलती है। इन बंदरगाहों की वजह से जो मौर्य काल का व्यापार है वो पूर्वी विश्व के साथ तथा पश्चिमी विश्व के साथ भी हमें देखने को मिलता है। जो बिंदुसार के समय हम देख चुके हैं, उनका जो पत्र व्यवहार रहता है इन शासकों से, पश्चिम विश्व के शासकों से, जिससे पता चलता है इनका व्यापार उन्नति पर था। तो इसमें हम देखेंगे दो बंदरगाह इनके मुख्य रूप से रहते हैं। एक जगह पे हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक द्वारा अपनी पुत्री संघमित्रा व महेंद्र के साथ वह उन्हें छोड़ने के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर आता है और दूसरा पश्चिम क्षेत्र का उनका जो बंदरगाह है बृहकच्छ रहता है। और इनके जो व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक मार्गों की बात करें तो व्यापारिक मार्ग, सबसे जो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग है, सबसे प्रसिद्ध मार्ग जो ताम्रलिप्ति से लेकर यहाँ पर हम देखेंगे गंधार का जो क्षेत्र है, गंधार का एक नगर था पुष्पकलावती। यह सबसे प्रसिद्ध या लंबा मार्ग था, सबसे लंबा मार्ग था। और दक्षिण के महाराष्ट्र में यहाँ पर है प्रतिष्ठान से लेकर के श्रावस्ती के क्षेत्र तक, जिसका हमें उल्लेख मिलता है, जो इनका एक मुख्य व्यापारिक दृष्टि से मुख्य मार्ग रहता है। तथा गुजरात के पाटन से लेकर के श्रावस्ती तक भी एक व्यापारिक मार्ग की हमें जानकारी मिलती है। ये इनके मुख्य मार्ग रहते हैं। जैसे हम देखेंगे पुष्पकलावती से
ताम्रलिप्ति तक, ताम्रलिप्ति जो बंगाल का क्षेत्र है, ताम्रलिप्ति तक। फिर देखेंगे हम गुजरात के पाटल से लेकर के जो कौशाम्बी का क्षेत्र है वहां तक, और प्रतिष्ठान से लेकर के श्रावस्ती तक जो दक्षिण में इनका प्रसिद्ध मार्ग रहता है, महत्वपूर्ण रहता है, जहाँ से कीमती वस्तुएं मौर्य साम्राज्य को प्राप्त होती हैं। इसके लिए हम देखेंगे ये सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मार्ग रहता है। तथा हमने एक जगह पे देखा, कर के बारे में बात की, टैक्स के बारे में बात की, तो रुम्मनदई अभिलेख है जो यहाँ पर आपको बता दी, रुम्मनदई अभिलेख है, उससे हमें एक बलि नामक कर की जानकारी भी मिलती है। और मौर्य काल के व्यवसाय में सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के 3 धातुओं से बने होते थे, सोना, चांदी व तांबा। 3 धातुओं के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि व्यापार में यहाँ पर हम देखेंगे सिक्कों का प्रचलन होने लगा था। हम देखेंगे कि चांदी का जो सिक्का है, चांदी का सिक्का पण, धारण तथा कारशापण कहलाता था। और मासक यह एक तांबे का बड़ा सिक्का होता था, तांबे का बड़ा सिक्का मासक कहलाता था। तथा कांकणी तांबे का छोटा सिक्का था, कांकणी तांबे का छोटा सिक्का था। और मौर्यकालीन प्रधान सिक्का या प्रधान मुद्रा की बात करें तो पण मौर्यकाल का प्रधान सिक्का रहता है, इनकी प्रधान मुद्रा रहती है। जहाँ पर हम देखेंगे, पीछे हम पढ़ चुके हैं, इनकी मंत्री परिषद में देखा, मंत्री को देखा, यहाँ पर जो वेतन है वो पण के रूप में दिया जाता था। मंत्री को 48,000 पण वेतन के रूप में दिए जाते थे। तो पण इनका प्रधान सिक्का रहता है। फिर से हम देख लें इनके जो व्यापारिक मार्ग हैं, इनका व्यापार वाणिज्य है, उनको देखेंगे कि उत्तर में पूर्व से लेकर के ताम्रलिप्ति से लेकर के पुष्पकलावती जो गंधार का एक नगर रहता है, इनका मुख्य मार्ग रहता है, उत्तरापथ मार्ग रहता है, जो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग रहता है, सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग रहता है। तथा दक्षिण में, उत्तर की तरफ देखें तो दक्षिण में प्रतिष्ठान से लेकर के श्रावस्ती तक इनका दक्षिण का मुख्य मार्ग रहता है। यहाँ से कीमती वस्तुएं उत्तर भारत में आती थी। ये मौर्य काल का प्रसिद्ध मार्ग रहता है। फिर उसके बाद देखेंगे गुजरात के पाटन से लेकर के कौशाम्बी तक, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ का जो व्यापारिक मार्ग रहता है। और इनके बंदरगाह थे, पूर्वी बंदरगाह ब्रगकच्छ, जो पश्चिमी बंदरगाह रहता है, पश्चिमी बंदरगाह, पश्चिमी दिशा में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह रहता है, वह ब्रगकच्छ रहता है। तथा पूर्वी क्षेत्र का जो बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पर ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह रहता है। यहाँ पर अशोक द्वारा संघमित्रा व महेंद्र को छोड़ने के उल्लेख यहाँ पर मिलते हैं, जब वह अपने धम्म का प्रचार करने के लिए पूर्वी दिशा की तरफ, पूर्वी विश्व की तरफ निकलते हैं। ये इनके प्रसिद्ध बंदरगाह थे। और बलि नामक कर की जानकारी हमें रुम्मनदई अभिलेख से मिलती है। और रुम्मनदई अभिलेख एकमात्र एक ऐसा अभिलेख है जो आर्थिक व्यवस्था की जानकारी भी देता है। फिर हम देखेंगे इनके सिक्के। यहाँ पर व्यापार वाणिज्य में सिक्कों का प्रचलन होने लगा था। सिक्के सोने, चांदी व तांबे की धातु से बनते थे। चांदी का सिक्का पण, धारण या कर्षापण कहलाता था। और मासक तांबे का बड़ा सिक्का होता था और कांकणी तांबे का छोटा सिक्का होता था। जो पण था मौर्य काल की प्रधान मुद्रा या प्रधान सिक्का था, क्योंकि हमने देखा है मंत्री परिषद वहाँ पे देखा है, उन्हें वेतन पण के रूप में दिया जाता था। और सबसे पहले हमने देखा था कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा, जब चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी से खरीदा जाता है,
तो वहाँ पर वह 1000 कारशापण देकर ही इन्हें खरीदता है। मौर्य काल में मैगस्थनीज द्वारा 7 जातियों का उल्लेख किया जाता है। हमने देखा है कि मौर्य काल से पहले ही सूत्रकाल महाजनपद काल में देखा है कि वर्ण व्यवस्था जटिलता पकड़ देती है और यहाँ पर जाति व्यवस्था आ जाती है। और यहाँ पर मौर्य काल में देखेंगे मैगस्थनीज द्वारा जातियों का उल्लेख किया जाता है, जिनमें कृषक, शिकारी, जो पशुपालन के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की 7 जातियों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। यहाँ पर डायोडोरस द्वारा बताया जाता है कि जो दार्शनिक थे वो कर से मुक्त रहते हैं इनमें। और अर्थशास्त्र में हम देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखें इनकी सामाजिक दशा, तो यहाँ पर प्रदा प्रथा का उल्लेख मिलता है और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। रोमेला थापर के अनुसार जब अशोक ने कलिंग विजय की थी तो यहाँ के लोगों को दास बना लिया गया था। जो लोग बंदी थे उन्हें दास बना लिया गया था तथा इन बंदी जो दास थे इनको कृषि के कार्य में लगाया गया था। जबकि हम देखें जो मैगस्थनीज भारत में दास प्रथा नहीं होने का उल्लेख करता है। मैगस्थनीज क्या कहता है? मैगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी और मैगस्थनी के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष या अकाल भी नहीं पड़ती थी। लेकिन जो भारतीय दास होते थे इनकी स्थिति रोम तथा यूनान के दास हैं उनसे इनकी स्थिति क्या होती थी? बेहतर होती थी, अच्छी होती थी। इसलिए भारत में मैगस्थनीज कहता है कि दास नहीं थे, क्योंकि उनकी यहाँ कंडीशन अच्छी थी। वहाँ पर रोम व यूनान में दास हैं, उनकी कंडीशन खराब रहती है। तथा कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जो दास लोगों का कार्य है यह शूद्र लोगों द्वारा ही किया जाता था। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य द्वारा 9 प्रकार के दासों की 9 प्रकार के दासों की जानकारी मिलती है। 9 प्रकार के दासों की हमें जानकारी मिलती है। तथा कौटिल्य द्वारा शूद्र शब्द हम देखें, कौटिल्य कहता है कि मौर्य काल में जो शूद्र हैं उन्हें वार्ता का अधिकार प्राप्त था। वार्ता में क्या होता था? कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य के लिए जो शब्द काम लिया जाता था उसे वार्ता कहा जाता था। तथा कौटिल्य के अनुसार शूद्र जो लोग थे उन्हें वार्ता का अधिकार प्राप्त रहता है। और मौर्य काल में रूपाजीवी शब्द मिलता है, यह वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों के लिए काम में लिया गया। तथा इनका निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी है उसे गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। गणिकाध्यक्ष कौन था? रूपाजीवी यानी वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी गणिकाध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में हम देखेंगे वे विधवा स्त्रियां जो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। छंदवासिनी कहा जाता था। तथा वे धनी विधवा महिलाएं जो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी उनके लिए आरूढ़ विधवा शब्द काम में लिया गया है। तथा एक शब्द हमें खाटवा रूढ़ मिलता है।
खाटवा रूढ़, जिसका अर्थ है अविवाहित जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष, व्यतीत करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति जीवन भर अविवाहित रहता था उसे मौर्य काल में क्या कहा जाता था? खाटवा रूढ़ कहा जाता था। फिर से हम इसका रिवीजन कर हम देखेंगे कि सामाजिक दशा कैसी रहती है मौर्य काल में। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में पर्दा प्रथा का तो उल्लेख मिलता है और सती प्रथा का उल्लेख हमें नहीं मिलता। जो देखा मौर्य काल में, या उससे पहले हम मगध के उत्कर्ष में देखा, जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है वहाँ पर यूनानी लेखकों के द्वारा ही सती प्रथा के उल्लेख की बात कही गई है। रोमिला थापर ने कलिंग युद्ध में बंदी बनाए गए दासों का उल्लेख किया है, जिसमें हमें पता चलता है कि उनको कृषि कार्यों पर लगाया जाता था। जो दास थे उन्हें कृषि कार्यों पर लगाया जाता था। मैगस्थनीज कहता है कि मौर्य काल में हमें दास की जानकारी नहीं मिलती तथा रोम व यूनान के दास हैं उनके, यहाँ हम देखें भारतीय दासों से तुलना करें तो भारतीय दासों की स्थिति है जो अच्छी है। इसी कारण हमें लगता है कि मैगस्थनीज को लगा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तथा कौटिल्य द्वारा 9 प्रकार के दास की जानकारी मिलती है तथा कौटिल्य ने शूद्रों के लिए वार्ता का अधिकार प्राप्त होना बताया गया है और कृषि पशुपालन वाणिज्य शब्द के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था, क्योंकि कौटिल्य कहते हैं जो शूद्र हैं इन्हें वार्ता का अधिकार प्राप्त था। यानी अब शूद्र कृषि भी करने लगे थे, पशुपालन भी करने लगे थे और व्यापार भी करने लगे थे, जो शूद्रों की स्थिति का परिवर्तन सूचक है। इसके बाद हम देखें रूपा जीवा स्त्री, वे स्त्रियां जो वैश्यावृत्ति करती थी, जिनका निरीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? गणिकाध्यक्ष कहलाता था। तथा मौर्य काल में विवाह विच्छेदन के लिए यानी तलाक के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है? मोक्ष शब्द काम में लिया गया है। तथा अशोक के पांचवें शिलालेख में हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें देखने को मिलती है। फिर देखेंगे अशोक के मौर्य काल के समय जो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। वे विधवा स्त्रियां जो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा गया है तथा आरूढ़ विधवा उन स्त्रियों को कहा गया है जो धनी व स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी। तथा खाटवा रूढ़ जो शब्द काम में लिया गया है मौर्य काल में, खाटवा रूढ़ शब्द है, इसका प्रयोग अविवाहित व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया गया है। जो व्यक्ति जीवन भर अविवाहित रहता था उसे खाटवा रूढ़ कहा गया था। तो इसी के साथ आज का जो हमारा पाठ 4 है वो समाप्त होता है। तो सभी विद्यार्थियों को हमारा ये वीडियो देखने के लिए, बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।